नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत स्वागत करता हूं एक बार फिर आपका मेरे YouTube चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज हम फिर एक बार रूबरू हो रहे हैं आपसे राजस्थान जीके का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि हर एग्ज़ाम जो राजस्थान स्टेट लेवल से अपना जो पेपर जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उन हर एग्ज़ाम्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। और लगभग पिछले एग्ज़ाम्स के आधार पर हम देखते हैं कि इसमें से प्रश्न पूछा गया है, वो है राजपूतों की उत्पत्ति। चूँकि हमारे पिछले वीडियो क्लासेस में हमने देखा कि हमारी जो सभ्यता और संस्कृति की पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो हम राजस्थान का जो जीके जो आगे लेके चल रहे हैं वो मध्यकाल की ओर लेके चल रहे हैं। हम राजपूतों के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन राजपूतों के इतिहास को पढ़ने से पहले एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो यहाँ है, राजपूतों की उत्पत्ति कि किस प्रकार से हुई थी, उस पर चर्चा हमें करना एक लाजमी बनता है, बेहद जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बहुत से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं अब तक। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो चर्चा हम कर रहे हैं, देखिए मित्रों कि ऐसा है कि उत्पत्ति जो रही है वो आदि अनादि काल से विवादित रही है कि उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, कैसे होती है, क्या है। उस पर हर विद्वान का अलग अलग विचार होता है, अपने उसके अलग अलग तर्क होते हैं। जैसे उसे प्रमाण या अनुभव उसे होता है, उस आधार पर वो इस बात को कहता है, लेकिन उत्पत्ति का आधार ये रहा है। फिर चाहे वो उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति को लेके बात हो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके बात हो, या किसी जाति की उत्पत्ति को लेके बात हो, तो वो एक विवादित स्थिति। लेकिन यहाँ जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं, राजपूतों की उत्पत्ति, इस उत्पत्ति पर भी प्रत्येक विद्वान का अलग अलग एक विचार है। यहाँ हम स्टूडेंट्स के लिए एक सुविधा ये हो जाती है कि जब एग्जाम में कोई प्रश्न आता है तो एग्जामिनर बाकायदा या इतिहासकार का नाम देता है और ये पूछता है कि इस इतिहासकार के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत कौन सा है। मेरे कहने का अर्थ ये हुआ कि स्टूडेंट्स को यह सिर्फ याद रखना होता है कि इस इतिहासकार ने अपना सिद्धांत ये दिया है, तो फिर कोई बात हमारी है नहीं, क्योंकि ज्यादा ये अवधारणात्मक प्रश्न यहाँ से नहीं बनते हैं। यहाँ से तथ्यात्मक प्रश्नों पर बात यहाँ की जाती है, फैक्चुअल क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट्स की मेमोरी कितनी, उसकी जांच इन प्रश्नों पर होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा राजपूतों की उत्पत्ति का टॉपिक। इस राजपूतों की उत्पत्ति के टॉपिक में सबसे पहले चर्चा में जिस टॉपिक पर करना चाह रहा हूं वो है वर्ण व्यवस्था, कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था हुई है उसका आधार क्या है। वर्ण व्यवस्था का पूरा डिस्क्राइब जो एक उसके विचार है, वो मेरे जो इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं उनको आपको सर्च करना होगा, उन पर हम करेंगे। लेकिन संक्षिप्त रूप में यहाँ वर्ण व्यवस्था पर विचार हम लोग करते हैं। दरअसल हमारी जो वर्ण व्यवस्था में चार जो वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों की जो उत्पत्ति है उसके लिए एक सिद्धांत ये आता है कि इन चारों वर्णों की उत्पत्ति भगवान विष्णु के अंगों से हुई है। जैसे ब्राह्मण की उत्पत्ति आप स्क्रीन पर जैसे आपके देख रहे होंगे मोबाइल स्क्रीन पर, कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है वो भगवान विष्णु के मुख से मानी गई है। भगवान विष्णु को कुछ किताबों में विराट पुरुष कह के भी संज्ञा दी गई है। तो और क्षत्रिय की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु की भुजा से मानी गई है, बाजुओं से मानी गई है। वैश्य की जो उत्पत्ति है वो विष्णु की जंघा से मानी गई है, और शूद्र की जो उत्पत्ति है वो भगवान विष्णु के पाद यानी कि चरणों से मानी गई है, पैरों से मानी गई है। ब्राह्मण दरअसल वो हुआ करते थे जिन्हें ब्रह्म का ज्ञान था। अब ये ब्राह्मण कर्मों के आधार पे जातिवाद पर कैसे हुआ, जैसे मैंने पहले कहा कि ये टॉपिक हमारा विषय डिटेल में हमारे भारतीय इतिहास के विषय पर वहां चलेगा, हिस्ट्री पर चलेगा। लेकिन हम जो यहाँ देख रहे हैं कि क्षत्रिय जो हैं, जो ब्राह्मण, हम ये कह सकते हैं संक्षिप्त रूप चर्चा में कि ब्राह्मण वो जिसे ब्रह्म का ज्ञान था, जिसे वेदों का ज्ञान था, वो ब्राह्मण कहलाता था। इत्तेफाक से मान के चलिए उसकी संतान को यदि इस प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं हुआ करता था। हमारी व्यवस्था उत्तर वैदिक काल के बाद ये जरूर हुआ था कि व्यवस्था कर्म के आधार पर, जन्म पर आधारित हो गई थी। तो जिससे अब ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण ही कहलाता है, चाहे उसे उस विधा का ज्ञान है या नहीं है। जो रक्षात्मक कार्य कर रहा था वो क्षत्रिय कहलाया था, और जो उत्पादन से संबंधित कार्य करते थे वो कृषि उत्पादन खासतौर वो वैश्य कहलाए, और जो तीनों वर्णों की सेवा किया करते थे वो शूद्रों की कैटेगरी के अंदर आए। हमारे जो राजस्थान, जिसको हम राजाओं का स्थान कहते हैं, यहाँ जो क्षत्रिय हैं वो क्षत्रिय के लिए एक रूप बदला और उनके लिए एक शब्द इस्तेमाल हुआ जिसको हम बोलते हैं राजपूत।
राजपूत, जो राजपूतों के इतिहास की हम चर्चा कर रहे हैं, आप ये ध्यान रखिए। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि क्षत्रिय से राजपूतों की स्थिति कैसे, ये शब्द कैसे परिवर्तित हुआ, क्या स्थिति इसकी बनी। राजपूत जो शब्द है वो, सच ये है कि संस्कृत भाषा का एक शब्द है राजपुत्र। राजपुत्र यानी कि वो जो राजा का बेटा है। अब आप यहां ध्यान दें, जो राजा का बेटा है वो राजपुत्र हुआ करता था। अब वो किस, आज के वर्तमान संदर्भों को हम ध्यान में दें तो कोई भी जाति का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। हमारे पास उल्लेख मिलते हैं, जैसे गुर्जर जाति जो है वो राजपूत रही है, उनका भी शासन रहा है। जाट जाति जो रही है वो राजपूत रही है, उनका शासन रहा है। जैसे भरतपुर वगैरह में हम लोग देखते हैं जाटों का शासन रहा है। यहां जो शासन कर रहा है, जो राजा का बेटा है, वो राजपुत्र हुआ करता था संस्कृत के आधार पर। ये आगामी कालांतर में जाके जब हमारे यहाँ मुस्लिम आक्रमणों का जब काल आया, उस दौर में हमारे यहाँ ऐसा हुआ कि राजपुत्र जो है, राजपुत्र से राजपुत्र शब्द बना। हमारे इतिहास की बहुत सी किताबें ये कहती हैं, लेके उसी आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे कहते हैं कि अरबी आक्रमण जो यहाँ हो रहे हैं, उनकी डिक्शनरी और हमारी भारतीय डिक्शनरीज में कुछ शब्द अलग अलग रहे हैं। जैसे में देखते हैं कि जो राजपुत्र में त्रय की बात की जा रही है, तो यहां स्थिति यह है कि उनकी डिक्शनरी में ऐसा माना जाता है त्रय का इस्तेमाल तय से होता था। तो यानी कि जब राजपुत्र से राजपुत बना, यहां क्या होता है आप ध्यान रखिए, मानस, जनमानस जो होता है, शब्दों का जो प्रयोग करता है, वो प्रयोग अपनी सुविधा के आधार पर ज्यादा करता है। जैसे राजपुत और राजपूत, इन दोनों को बोलने में जो सुविधा होती है वो राजपूत होती है। तो पहले शब्द आया राजपुत्र जो संस्कृत का था। संस्कृत के सबसे आगे पहले राजपुत्र जो शब्द संस्कृत का था, उसे शब्द बना राजपुत बना। लेकिन राजपूत को फिर उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से बोला जाने लगा, वो राजपूत बोला जाने लगा। हमारे यहाँ राजपूत जब शब्द जो चल रहा है, उस समय जाति में तब्दील नहीं हुआ था। वैदिक काल से लेकर के और मुस्लिम आक्रमण तक का जो दौर हमारे यहाँ चल रहा था, वैदिक काल से और मुस्लिम आक्रमण तक के दौर की हम बात कर रहे हैं। यानी कि वैदिक काल हमारा 1500 ईसा पूर्व में स्टार्ट होता है और मुस्लिम आक्रमण जो हमारे यहाँ स्टार्ट होते हैं 712 ईस्वी की लगभग। तो उन तमाम से लेकर तब तक क्षत्रिय जो शब्द का जो प्रचलन है वो राजपूत लोगों के लिए हुआ करता था। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि उस समय राजपूतों को क्षत्रिय कहकर के उल्लेखित किया जाता था। यानी कि वो व्यक्ति जो सैनिक है, जो सेना का कार्य कर रहा है, जो एक रक्षा का कार्य करता है, जो दुर्ग की रक्षा कर रहा है, जो राज्य की रक्षा कर रहा है, वो क्षत्रिय कहलाया करता था, जिसको हम राजपूत के नाम से हम जानते हैं। हमारे यहाँ एक चीनी यात्री जो आए, जो हर्षवर्धन के शासन काल में आए थे, जिनका नाम है हेनसांग। हेनसांग की रचना है सीयूकी। सीयूकी में उन्होंने जो कुलीन, जो क्षत्रिय राजपूत वगैरह जो रहे थे, उन क्षत्रिय राजपूतों को जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो कुलीन क्षत्रियों के लिए किया है। विराट पर्व एक ग्रंथ रहा है, उस विराट पर्व ग्रंथ में द्रौपदी को राजपूती कुलीन छत्राणी के नाम से संबोधित किया गया है। बाणभट्ट की रचना जो हर्षचरित्र है, काफी प्रसिद्ध रचना है ये ध्यान रखिए। हर्षचरित्र के जो रचयिता हैं, यहाँ प्रश्नों में आपको ध्यान रखना है, सारे के सारे प्रश्नों पर भी चर्चा हम यहाँ कर ही रहे हैं कि जो हर्षचरित्र की जो रचना है वो बाणभट्ट के द्वारा की गई है। और बाणभट्ट जो है उन्होंने अपनी इस रचना में क्षत्रिय सैनिक शब्द का उल्लेख किया है। यानी कि जो राजपूत, जिनको आज हम राजपूत कह रहे हैं, उनके लिए शब्द का उल्लेख बाणभट्ट ने किया है। वो किया है क्षत्रिय सैनिक का उल्लेख उन्होंने किया है। एक बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार हमारे राजस्थान के हुए हैं, जिनका नाम है श्री जगदीश सिंह गहलोत। उन्होंने इस बात को संकेत हमें दिया है कि मुस्लिम आक्रमण से पहले राजा जो है क्षत्रिय कहलाते थे, उसके बाद राजपूत कहलाए। जो बात अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि राजपूत शब्द जो जाति में तब्दील हुआ है वो बाद में हुआ है। यानी कि मुस्लिम आक्रमण के आप ये मानिए कि बाद ये जो है राजपूत शब्दों के अंदर बात यहां पर आई है। मित्रों, राजपूत का जो राजपूतों का जो काल रहा है, जिसको हम इतिहास में पढ़ने के दौरान राजपूत काल के नाम से हम जानते हैं,
ये एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो पिछले प्रश्नों में 2-3 बार देखने में हमें मिला है कि राजपूत काल कब से कब तक माना गया है। राजपूत काल कब से कब तक रहा है, इसकी चर्चा मैं आपको यहाँ कर रहा हूँ, अलग अलग है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए हमारे इतिहासकार विंसेंट ए स्मिथ जो हुए हैं उन्होंने राजपूत काल जो बताया है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको ध्यान रखिए, वो 700 से 1200 ईस्वी का बताया है। यानी कि 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक का जो काल है वो राजपूत काल माना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब तक की जो चर्चा मैंने हम यहां तक की है उनमें अति महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हमारा यही है कि राजपूत काल जो है वो कौन सा है, कौन सा माना गया है, वो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक। राजपूत काल में एक दो कालों पर हम चर्चा देंगे, रिलेटिव में होता क्या है। दरअसल 647 ईस्वी के अंदर हर्ष की मृत्यु हो जाती है। हर्ष की मृत्यु के बाद और 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की जाती है। इस दौरान यहां हम देखते हैं कि एक टाइम हमारा ये पूरा राजपूत काल के उदय का, राजपूत काल का टाइम हमारा कहलाता है। हम 3 तरीके से इन बातों को देख रहे हैं कि एग्जामिनर कैसे भी हमसे पूछे, मैं तीनों तरीके से आपको समझाने का प्रयास यहां पर कर रहा हूं। 647 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक का जो काल है वो काल हमारा कहलाता है राजपूत काल कहला रहा है। और इसको राउंड फिगर यहां कहा जाता है कुछ इतिहासकारों के द्वारा कि 650 ईस्वी से और 1200 ईस्वी तक का काल जो है वो भी राजपूत काल कहलाया है। लेकिन कॉमन ज्यादातर जो राय होती है वो राय यही होती है कि 7वीं से 12वीं शताब्दी तक का काल जो है वो राजपूत काल माना जाता है। ये हमारा रहा है राजपूत जो नाम आया, और राजपूतों को जो काल रहा, और राजपूतों को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ कॉमन जो देखा जा रहा है, यदि एग्जामिनर ये प्रश्न हमारा बनाता है कि 7वीं शताब्दी से पूर्व में या उत्तर वैदिक काल के बाद मुस्लिम आक्रमण से पहले राजपूतों को किस नाम से जाना जाता था, इस तरह के जो प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं अवधारणात्मक, यानी कि कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जिनसे एग्जामिनर जो होता है स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट चेक करता है। तो वहां प्रयोग होता था क्षत्रिय शब्द का, ज्यादातर देख रहे हैं आप लोग, यह क्षत्रिय शब्द का प्रयोग ज्यादा किया गया है। अब हमें जो टॉपिक में देखना है वो राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में देखना है, क्योंकि राजपूतों की जो उत्पत्ति हुई है उस उत्पत्ति के सिद्धांत अलग अलग इतिहासकार की राय में अलग अलग हैं। प्रत्येक इतिहासकार ने अपने अध्ययन के आधार पर, उन अवशेषों के आधार पर और अपने बौद्धिक जो क्षमता है उसके आधार पर उन्होंने कुछ तर्क दिए हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति का आधार ये हमारा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से हैं और उनके समर्थक कौन कौन से इतिहासकार हैं और उनका खंडन करने वाले इतिहासकार कौन है। बस यहां ध्यान रखिए 3 ही प्रश्न आपके मुख्य रूप से बन रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन कि राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, नंबर 2 क्वेश्चन कि उसका समर्थन कौन इतिहासकार कर रहा है, और नंबर 3 क्वेश्चन उसका खंडन कौन इतिहासकार करता है। ये हमें कंसेप्ट क्लियर रखना है। रिपीट अगेन, यहाँ क्वेश्चन सबसे ज्यादा गुंजाइश क्या है पूछने की कि राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, कौन सा है, उसका समर्थक कौन है, और तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारा कि उसका खंडन किसने किया है। इन टॉपिक के बाद आपका चैप्टर पूरा हो जाता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं पूछता है। क्योंकि एग्जाम में आप हमेशा ये ध्यान रखिए, हमें ये ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन हमसे पूछता क्या है। मैं लगभग हर वीडियो क्लास में आपसे कह रहा हूं, इतने लंबे टाइम पढ़ाने के दौरान, लगभग 20 साल के पढ़ाने के दौरान मैं स्टूडेंट्स को बार बार यही पढ़ाता हूं, और यही बात हम सत्य कहते हैं, वही चीज आपको पढ़ाते हैं जो बुक्स में मैटर होता है। लेकिन उसके बावजूद भी कई स्टूडेंट समझ नहीं पाता, क्योंकि ध्यान दें कि हमें नेचर ये समझना पड़ता है कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता किस प्रकार का है, और बेवजह के वजन बढ़ाने से स्थितियां नहीं बनती हैं। इसलिए काफी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि वो 1 साल की तैयारी के अंदर ही एक लेक्चर ग्रेड में आ जाते हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको 8-8, 10-10 साल तैयारी करते हो जाती है और उनको नौकरियां मिल नहीं पाती। वो भाग्यवादी होकर के रह जाते हैं कि शायद भाग्य खराब है। लेकिन सच बात यह है कि उनको एग्जाम की पकड़ का तरीका नहीं आता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये यथार्थ सत्य है। यहां राजपूतों के सिद्धांत पर, अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं तीसरी बार इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ सिद्धांत का समर्थक कौन है, सिद्धांत कौन सा है और उसका खंडन कौन कर रहा है। आइए हम बात करते हैं राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित बात पर। यहां देखिए, पहला सिद्धांत
जैसा हम देख रहे हैं आपकी विदेशियों की संतान बताने वाले इतिहासकार कौन है? तो मित्रों, कर्नल जेम्स टोड क्रुक विलियम, या कहीं कहीं आपको विलियम क्रुक लिखा मिलता है इसका नाम, वो आपको ये ध्यान रखना है। तो कर्नल जेम्स टोड और क्रुक विलियम जो है, उन्होंने जो माना है राजपूतों को विदेशियों की संतान माना है। इनका कहना यह है कि शक यूनानी और हूण जो है, हूण कुषाण, इनकी जो मिश्रित है, वो मिश्रित राजपूत जो रहे वो इनका एक मिश्रण माना गया है कि ये शकों की संतान रहे हैं, शक यूनानियों के संतान रहे हैं, यूनानी हूण की संतान रहे हैं, कुषाण यूनानियों के संतान रहे हैं। इनके मिश्रण से क्या हुआ है कि राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, यह मानना है। दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ जो क्वेश्चन है, हूणों की संतान जो राजपूतों को माना है, वो मानने वाले विद्वान है विंसेंट ए स्मिथ, ब्यूनल और हर्नले। आप ये ध्यान रखिए। अब ये तीन व्यक्तित्व यहां पर आ रहे हैं, तीन इतिहासकारों का नाम यहां पर है, विंसेंट ए स्मिथ, ब्यूनल और हर्नले। अब हम प्रश्न की बात यहां से कर रहे हैं। यदि हमसे प्रश्न किया जाता है कि हूणों की संतान राजपूतों को मानने वाला विद्वान नहीं है, क्योंकि तीन तो यहां पर मौजूद है जो हैं, तो चौथा यदि कर्नल जेम्स टोड दे दिया तो स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो 100% रूप से कंफ्यूज होता है कि यार दिक्कत हमें यहाँ आती है। तो लेकिन हमने कहा आपसे कि ये जो हूण है ये भी विदेशी जाति रही है, लेकिन जिस पर चर्चा मेरे पिछले वीडियो क्लासेज के अंदर हुई है, उन्हें आप सर्च कर सकते हैं। यदि ऐसे स्टूडेंट्स जो मेरी इस वीडियो क्लास को आप पहली बार देख रहे हैं तो एक बार वो सर्च करें, पिछली वीडियो क्लासेज को देखें। सारी क्लासेज आपको यूट्यूब पर मौजूद है बाकायदा, उसको आपको जीके विद ललित धानावत सर को आप सर्च करेंगे, देखेंगे तो आपको काफी वहां पर क्लासेज हमारी मिल जाएंगी। तो पिछली क्लासेज में हूणों पर डिस्कस हमारा हो चुका है। तो अब ध्यान रखिए, इनका जो विदेशियों की संतान जो उनको बताया गया है, इस सिद्धांत का भी खंडन होता है। दरअसल कर्नल जेम्स टोड, विंसेंट ए स्मिथ, इन्हें जो संतान इस आधार पर बताते हैं, उनका बेस ये रहता है कि राजपूतों की रीति, राजपूतों के रिवाज, राजपूतों की कुछ क्या कह सकते हैं, उनकी परिपाटी जो मिलती है वो इन जातियों से मिलती है, जो संस्कृति जो मिलती है इन जातियों से मिलती है। उस आधार पर जो कर्नल जेम्स टोड ये कहते हैं कि ये विदेशियों की संतान है। विंसेंट स्मिथ का कहना है कि हूणों की संतान है। लेकिन श्री हीराचंद गौरीशंकर जो ओझा हैं वो इस मत का खंडन करते हैं। आप ध्यान रखिए, मैंने डिफरेंट इंक में इसमें आपको स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, विशेष क्वेश्चंस के आधार पर दिखा रहे हैं। नोट इसमें हमने डाला हुआ है, वो इस बात के लिए डाला हुआ है कि इसका खंडन कौन कर रहा है, तो इसका खंडन कर रहे हैं हीराचंद गौरीशंकर ओझा। मित्रों, दूसरा जो सिद्धांत नेक्स्ट अगली हम चर्चा का है वो है वैदिक क्षत्रियों की संतान। वैदिक क्षत्रियों की संतान बताने वाले जो विद्वान हैं वो हैं श्री सीएम वैद्य और हीराचंद गौरीशंकर ओझा। गौरीशंकर ओझा विदेशियों की संतान का खंडन कर रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि जो राजपूत हैं वो वैदिक क्षत्रियों की संतान हैं। विदेशी ब्राह्मणों से उत्पन्न संतान जो बताते हैं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर बताते हैं, और एक ग्रंथ है पिंगल सूत्र, ये ग्रंथ हमें जो बताता है वो विदेशी ब्राह्मणों की संतान बताता है। एक शिलालेख मिला है जो भीलवाड़ा जिले से मिला है, जिसे बिजोलिया शिलालेख के नाम से हम जानते हैं। भीलवाड़ा का बिजोलिया स्थान जो कि क्रांतिकारी स्थान रहा है, कृषक आंदोलन के लिए स्थान रहा है, हम लोग इस चर्चा डिटेल वहां पर ज्यादा करेंगे, लेकिन बिजोलिया बहुत फेमस स्थान है भीलवाड़ा का। तो वहां एक शिलालेख मिला, इसलिए उस शिलालेख का नाम भी बिजोलिया शिलालेख हो गया है। उस शिलालेख में राजपूतों की जो उत्पत्ति का जो लिंक जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है वत्स गोत्रीय ब्राह्मण से, यानी कि ब्राह्मणों से यहां जोड़ा जा रहा है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से हुई है। कौन से ब्राह्मण से? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण रहा है उनसे। यहां एक उल्लेख मिलता है, कहते हैं कि राजशेखर नामक जो ब्राह्मण है उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ हुआ था। फिर आप देखें कि राजशेखर नामक जो ब्राह्मण है उसका विवाह अवंती सुंदरी के साथ हुआ, जो कि ये शो करता है, सिद्धांत ये इसको सिद्ध करता है कि चौहानों की जो उत्पत्ति है वो ब्राह्मण वंश से हुई है। अगला सिद्धांत हमारा जो बताया गया डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और एक ग्रंथ रहा है, और वो ग्रंथ है रसिक प्रिया।
रसिकप्रिया ग्रंथ की रचना महाराणा कुंभा के द्वारा की गई है। यह ग्रंथ जो है जयदेव की गीत गोविंद पर लिखी गई एक टीका है। रसिकप्रिया और डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा जो बताते हैं, उनका ये मानना है, वो कहते हैं कि मेवाड़ का जो गुहिल शासक है, मेवाड़ के गुहिल शासक नागर जाति ब्राह्मण गुहेदत्त की संतान रहे हैं। ध्यान रखिए, जो गुहेदत्त है वो नागर जाति का ब्राह्मण रहा है और राजपूत जो है वो उसकी संतान रहे हैं। ये कहना है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा और रसिक प्रिया नामक ग्रंथ का। लेकिन डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है, वो दशरथ शर्मा इस सिद्धांत का इससे विरोध करते हैं, इसे अस्वीकार करते हैं। यहां हमें खास तौर पे विद्यार्थियों की बात ध्यान रखनी है, क्योंकि यह जब प्रश्न पूछा जाता है कि इस सिद्धांत के जो वैदिक क्षत्रियों की संतान जो मानव सिद्धांत है, सिद्धांत के विरोध की स्थिति कहाँ कैसे आ रही है, तो आप ये ध्यान रखिए। डॉक्टर दशरथ शर्मा जो है वो ब्राह्मणों से उत्पत्ति के सिद्धांत को अस्वीकार करते हैं। यहाँ कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का क्या बन सकता है, आप ध्यान रखिए, ऐसे नामों में कंफ्यूजन बच्चे का बन जाता है। कैसे? समर्थक भी शर्मा है और विरोध करने वाला भी शर्मा है। लेकिन थोड़ा सा आपको क्लियर करना है, जो समर्थक हैं वो गोपीनाथ शर्मा हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो दशरथ शर्मा है। मित्रों, हमारे यहाँ सनातन धर्म में दो महान पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें हुई हैं। एक का नाम है ऋग्वेद, जो प्राचीन धार्मिक पुस्तक मानी जाती है, जिसकी तुलना एक ईरानी ग्रंथ जैन अवेस्ता से की जाती है, और एक मनुस्मृति जो कि शुंग काल की रचना है, ये माना जाता है इसको। तो कहते हैं मनुस्मृति और ऋग्वेद, इनका मानना है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो भगवान ब्रह्मा जी की बाहों से हुई है। डॉक्टर जगदीश सिंह गहलोत, डॉक्टर दशरथ शर्मा और चारण व भाट दो जातियां हैं, उनके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूं। इनका जो मानना है, वो मानते हैं कि राजपूत सूर्यवंशी और चंद्रवंशी रहे हैं। सूर्यवंशी यानी कि भगवान श्री राम के वंशज जो रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण के जो वंशज हैं वो चंद्रवंशी कहलाते हैं। चारण और भाट जो दो जातियां हैं, ये जातियां, इनका काम है प्राचीन शासकों की वंशावली का बखान करना। हमारे जो शासक हैं, उन शासकों के यहाँ जाते हैं, शासक इनको बहुत सा सम्मान करते हैं, कुछ आसन पर इनको बिठाते हैं, और इनके मुखारबिंद से वो अपने प्राचीन जो शासक रहे उनके वंशावली का बखान सुनते हैं। तो आप ये प्रश्न ध्यान रखिए, चारण और भाट जाति के लोगों का जो मुख्य कार्य है वो प्राचीन शासकों की वंशावली का बखान करना है। सीकर जिला स्थित हर्ष पहाड़ी पर एक शिलालेख मिला है, जिसे हम हर्ष पहाड़ी शिलालेख के नाम से जानते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि जो राजपूत हैं वो रघुकुल से उत्पन्न है। रघुकुल यानी कि भगवान श्री राम का जो कुल है उससे वो उत्पन्न रहे हैं। हमीर महाकाव्य जो ग्रंथ है, जो कि नैनचंद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है, उसमें चौहान है, उन चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया है। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिए, कर्नल जेम्स टोड, विलियम क्रुक जो हैं वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी सिद्धांत का खंडन करते हैं, उसका विरोध करते हैं। आगे हम देखेंगे डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय का सिद्धांत। डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय ने जो सिद्धांत बताया है वो मिश्रित मूल का सिद्धांत बताया है। मिश्रित मूल का जो सिद्धांत है ये सर्वाधिक मान्य सिद्धांत है। अब मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे सिद्धांत से जो सिद्धांत हमारा भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, और वो सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत की स्थिति क्या है? इसके जो समर्थक हैं वो एक ग्रंथ है जिसे हम पृथ्वीराज रासो के नाम से हम जानते हैं। इस ग्रंथ के लेखक चंद्रबरदाई रहे हैं और उनके पुत्र जल्लन के द्वारा इस ग्रंथ को पूरा किया गया है। चंद्रबरदाई जो थे वो चौहान वंश के एक महान शासक रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय उनके दरबारी कवि थे, उनके मित्र थे। इन्हें हिंदी भाषा का प्रथम कवि माना जाता है चंद्रबरदाई को, और ये जो चंद्रबरदाई थे ये आंसू कवि थे। मित्रों, आंसू कवि वो होता है जो किसी घटना को देखे और देख के तुरंत उस पर एक काव्य रचना वो कर दे, वो आंसू कवि जाना जाता है। इन्होंने एक रचना की थी, वो हम आगे चौहान वंश के अंदर बात करेंगे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार राजपूतों की 36 शाखाएं हैं। आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है
वो ग्रंथ ये कहता है कि राजपूतों की जो शाखाएं हैं वो 36 शाखाएं हैं। चंद्रप्रदायी और जल्लण के द्वारा जो ये रचित ग्रंथ है, इस ग्रंथों में पिंगल सहित कुल 6 भाषाओं का प्रयोग किया गया है। मूलतः पिंगल भाषा में है, लेकिन पिंगल भाषा के 5 भाषाओं का प्रयोग भी इसके अंदर किया गया है। ये ग्रंथ हमें जो बताता है अग्निकुंड का जो सिद्धांत है वो क्या है, मैं उसकी चर्चा अब आपसे कर रहा हूं। अग्निकुंड के सिद्धांत की चर्चा का जो मुद्दा ये आता है कि कहते हैं कि प्राचीन काल के अंदर जब ऋषि मुनि हमारे यहाँ जब यज्ञ हवन किया करते थे, आध्यात्मिक चिंतन जब करते थे, तो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग थे वो लोग इनके आध्यात्मिक चिंतन में, हवन कुंडों में बाधा डाला करते थे। और बाधा कैसे डालते थे? हवन किया करते थे तो वो उसके अंदर वो अस्थियां हैं उसको डाल दिया करते थे। आप ये मानिए कि रक्त जो है उसमें डाल दिया करते थे, जिससे उनका जो हवन है वो हवन जो या अध्यात्म का जो विकास वो मानव समाज के कल्याण के लिए कर रहे थे वो बाधित होता है। इसी व्यवधान से बचने के लिए, अपनी रक्षा के लिए कहते हैं कि उन्होंने जो ये अग्निकुंड में जो यज्ञ किया जा रहा था वहीं से 4 राजवंशों जिनको हम प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य के नाम से जानते हैं वो उत्पन्न हुए थे। अब यहां आपको थोड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ किताबों का अलग अलग कहना यहाँ पर है। कुछ किताबों का मानना यह है कि वो कहते हैं कि विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों के द्वारा यहाँ पर यज्ञ हुआ है। तो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा जब यज्ञ किया गया था तो उस समय प्रतिहार, परमार और चालुक्य, जिन्हें सोलंकी भी कहा जाता है कि सोलंकी नाम से भी उत्पन्न हुए थे, तो प्रतिहार, परमार और चालुक्य इन तीनों की जो उत्पत्ति हुई है वो ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किए गए यज्ञ के दौरान हुई है। और चहामान, जिन्हें हम चौहान के नाम से जानते हैं, उनकी जो उत्पत्ति हुई है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किए गए यज्ञ के दौरान हुई है। कुछ किताबें हमें यह बताती है कि ऋषि वशिष्ठ के द्वारा जो किया गया यज्ञ है उसी यज्ञ के दौरान ही 4 जो राजपूत वंश हैं, चौहान, प्रतिहार, परमार, चालुक्य, इनकी जो उत्पत्ति है वो ऋषि वशिष्ठ के द्वारा यज्ञ के दौरान ही हुई है। लेकिन ज्यादातर जो राय कायम होती है वो जो मैं आपको बता रहा हूं स्क्रीन पे इस प्रकार से होती है। चहामान जो रहे हैं, चौहानों का डिफाइन थोड़ा हम लोग यहां पर कर रहे हैं। चा से अर्थ हम लेते हैं चाप, है से हरि, मां से मान और नीति न। चाप यानी कि वो जो धनुर्विद्या में निपुण थे, हरि यानी कि भगवान हरि को मानने वाले, भागवत धर्म को मानने वाले, मान यानी कि वो लोग जो अतिथियों का मान सम्मान करते थे, अतिथियों को मान दिया करते थे, और नीति जो है यानी कि ऐसे लोग जो नीतिवान थे, अपने धर्म पर चलने वाले थे, वो चहामान कहलाते थे। डॉक्टर हीराचंद गौरीशंकर ओझा जो रहे हैं उन्होंने इस अग्निकुंड सिद्धांत का विरोध किया है। एक मैंने कहा कि सनातन जो परंपरा है हमारी, उस सनातन परंपरा में भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ सिद्धांत है अग्निकुंड का सिद्धांत। उस सिद्धांत का विरोध कर रहे हैं हीराचंद गौरीशंकर ओझा कर रहे हैं। मित्रों, कुछ और राजपूतों की चर्चा मैं आप सब कर रहा हूं। प्रतिहार राजपूतों को या लक्ष्मण की संतान भी माना गया है। आपको ये ध्यान रखना है कि लक्ष्मण की संतान किन्हें माना गया है? वो माना गया प्रतिहार राजपूतों को माना गया। चालुक्य जो राजपूत रहे हैं उनके बारे में ये मान्यता है कि जो हरित ऋषि थे, हरित ऋषि के कमंडल से उन चालुक्य राजपूतों का उदय हुआ है। जो चंदेल राजपूत हैं, उन चंदेल राजपूतों के बारे में कहा जाता है कि उनका जो उदय है, उनकी जो उत्पत्ति है वो चंद्रमा और गंधर्व कन्या के विवाह के उपरांत हुई है। चार्ट्स, राजौर अभिलेख एक हमें मिलता है जिसमें जो प्रतिहार हैं उनको गुजर कहा गया है कि सब प्रतिहार जो थे वो गुजर थे, इसलिए इन प्रतिहारों को गुजर प्रतिहार के नाम से जाना गया है। कुछ तथ्य हमारे पास ये आते हैं कि कहते हैं कि गुजरात क्षेत्र में इनका शासन होने के कारण, क्योंकि गुजरात को गुर्जरात्र कहा जाता था, इसलिए गुर्जरात्र इसलिए कहते हैं गुजरों का क्षेत्र, तो प्रतिहार यहाँ आकर के रहे, इसलिए इनका नाम जो पड़ गया वो गुजर प्रतिहार पड़ गया। 400 जो अभिलेख हैं उसमें मेवाड़ शासक भर्तृ जो भट्ट हैं, उन मेवाड़ शासक भर्तृ भट्ट को जो बताया गया है वो ब्रह्म क्षत्रिय बताया गया है। मुणोत नैंसी ने गुजर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताई हैं।
मुनोत नैंसी जो बताते हैं वो गुजर प्रतिहारों की 26 शाखाएं बताते हैं। मित्रों, आज का टॉपिक हमारा राजपूतों की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है, वो पूरा हो गया है। मैंने जैसे आपसे वादा किया था, जो आपको प्रॉमिस किया था कि हर चैप्टर के बाद हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया करेंगे। उन अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा अब हम यहाँ पर कर रहे हैं। अभी टॉपिक जो हमारा, जो पिछली वीडियो क्लासेस जो मेरी आपने देखी होंगी, या ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार इसको देख रहे हैं, दोबारा उन वीडियो क्लासेस को देखना। उसमें हम राजस्थान के नामकरण, प्रागैतिहासिक राजस्थान और राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। क्योंकि अब हमारा मोड जो आगे चल रहा है वो चल रहा है राजपूत इतिहास की ओर जो चल रहा है। उसमें पहले सिद्धांत हमने राजपूतों के इतिहास पर, उनकी उत्पत्ति के सिद्धांत पर बात की थी। इससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, एक हल्की सी द्रुत गति से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इन प्रश्नों को उत्तर आप इन्हीं वीडियो क्लासेस को सुन करके, देख करके, जो अपने नोट्स बना उनको पढ़ करके इसमें देना। अगली जो वीडियो क्लास मेरी जो होगी उसके अंदर मैं आपको इनके उत्तर आपको दूंगा। तो प्रश्नों को हम देखते हैं। आइए हम प्रश्नों पर बात करते हैं। हमारा अति महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा कर रहे हैं। इन प्रश्नों को देख करके आपको लगेगा कि एग्जामिनर किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछ रहा है। अब तक ऐसे विद्यार्थी जो 1-2 नंबर से फेल होते रहे या 1-2% से फेल होते रहे, वो थोड़ा सा अपनी कमियों का एक बार आकलन करें। क्या वो इस तरह के प्रश्नों पर कभी डिस्कस या विचार कर सके हैं, उस पर हमें देखना है। आगे आप देखिए, राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है दयालदासरी ख्यात। क्या पृथ्वीराज रासो, वेली कृष्ण रुक्मणीरी या नैनसिरी ख्यात? इनमें आपको बताना है कि राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कौन सा है। दूसरा है, कौन आधुनिक इतिहास का रचयिता नहीं है। इट मीन्स ये है कि इसके अंदर 3 ऐसे हैं जो आधुनिक इतिहासकार है, लेकिन एक ऐसा जो आधुनिक इतिहासकार नहीं है, वो आपको बताना है। दस्तावेज बहियों का अध्ययन जो क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स के नाम से उसको हम जानते हैं, पेलियोग्राफिक के नाम से जानते हैं, एपिग्राफिक के नाम से जानते हैं। ये नन यानी कि मानिए इसका अंदर, इसका उत्तर है ही नहीं। आधुनिक सभ्यता का जो प्रारंभ है वो किस युग की घटना है? क्या लोह युग की घटना है, ताम्र युग की घटना है, कांस्य युग की घटना है, या स्वर्ण युग की घटना है? प्रागैतिहासिक जो शब्द है, उस शब्द का प्रथम प्रयोग करने वाले विद्वान कौन थे? जॉर्ज थॉमस, विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल टॉड या डैनियल विल्सन? इनमें कौन थे? राजस्थान में हैंडेक्स जो संस्कृति है उसके प्रमाण कहां से मिले हैं? जयपुर, झालावाड़, राजसमंद, हनुमानगढ़। राजस्थान का मध्य पाषाण कालीन स्थल है इंद्रगढ़, खोदरीबा, बागोर, आहट। कालीबंगा किस भाषा का शब्द है? पिंगल, फारसी, पंजाबी, हिंदी। वह जिला जहां थेड़ सभ्यता विकसित हुई है? श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, उदयपुर, हनुमानगढ़। यह डॉक्टर हन्ना रेड द्वारा उत्खनित स्थल कौन सा है? नगरी, बागोर, रंगमैल, थेहड़। उदयपुर स्थित बालाथल सभ्यता की अर्थव्यवस्था थी मिश्रित, सार्वजनिक, आत्मनिर्भर या उपभोक्तावादी? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वें नंबर का। माध्यमिका सभ्यता विस्तारित है किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है, झुंझुनू में है, चित्तौड़ में है या उदयपुर में है? प्राचीन भारत का टाटानगर किस सभ्यता को कहा जाता है? सौंथी, रेड, तिलवाड़ा या गणेश्वर? महासत्यों का टीला कहां स्थित है? उदयपुर, भीलवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़। विश्व स्तरीय भूकंप के जो साक्ष्य हैं वो किस स्थल से मिले हैं? मेसोपोटामिया से, कालीबंगा से, मिस्र से या बागोर से? भाबरू गांव में स्थित है बांसवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर। बौद्धकालीन जो अवशेष हैं वो बैराठ, जयपुर के अतिरिक्त हमें कहां से मिले हैं? झालावाड़ से, उदयपुर से, अजमेर से, बूंदी से। गोरे व कोट क्या है? चबूतरे के प्रकार हैं, पात्र के प्रकार हैं, कालीबंगा के कमरे हैं जिनको गोरे व कोट कहा जाता था, या बागोर की कब्रें हैं जिनको गोरे व कोट कहा गया। राजपूत जो काल है वो माना जाता है 6वीं से 12वीं शताब्दी, 7 से 12वीं शताब्दी, 5 से 11वीं शताब्दी, या 9वीं से 13वीं शताब्दी। मुनोत नैंसी ने गुजरों की कितनी शाखाएं हमें बताई हैं? 22, 26, 28, 37। पृथ्वीराज रासो की भाषा कौन सी है? जो मूल भाषा है वो कौन सी है? पिंगल है, डिंगल है, संस्कृत है या हिंदी है? विदेशी ब्राह्मणों से राजपूत उत्पत्ति सिद्धांत के विरोधी हैं श्री ओझा, चट्टोपाध्याय, कर्नल टोड या दशरथ शर्मा? राजपूतों को होड़ों की संतान बताने वाले विद्वान हैं कर्नल टोड, ए स्मिथ, विलियम क्रूक, श्री ओझा। धूलकोट सभ्यता कहलाती है बैराठ,
आहड़, रंगपुर रेड। और अंतिम इसका प्रश्न है कि कालीबंगा क्षेत्र की सर्वप्रथम जानकारी प्रदान की अमलानंद घोष, डॉक्टर एलपी टेसीडोरी, ब्रजबासी लाल और बालकृष्ण थापर। आपको इन्हीं वीडियो क्लासेस को आपको सुनना है, पढ़ना है, देखना है और देखने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। मेरी चर्चा आज की टॉपिक की राजपूतों की उत्पत्ति की यही समाप्त होती है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना मैं ईश्वर से करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति की ओर अग्रसर करे, आपको अपना लक्ष्य प्राप्त कराए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और विदा लेने से पहले फिर एक बार मैं आपसे कहता हूं कि आपको किसी भी प्रश्न में मेरा सहयोग आपको 24 घंटों के लिए तैयार है। आपको किसी भी प्रश्न में किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो नंबर मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि 9610232818। आप इस पर अपना प्रश्न आप सेंड कर सकते हैं। वैसे गुंजाइश पूरी ये है कि मेरे पढ़ाने के दौरान आपको किसी प्रश्न का कोई ऐसी कोई जिज्ञासा उत्पन्न हो, सारी जिज्ञासा पढ़ाने के दौरान शांत हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई प्रश्न आपका हो तो आप उसको सेंड कर सकते हैं, आप उसको छोड़ सकते हैं। यथाशीघ्र आपको उसका उत्तर मेरे द्वारा उसको दे दिया जाएगा। आपसे विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।